कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि 1924 में एक चीज ये हुआ था, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। पूरा ही लिख देता हूँ इसे। एक चीज 1924 में ये हुआ। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि अब फिर से जो युवा हैं, एक हमने देखा था 1900 यानी कि 20वीं सदी के प्रथम दशक में हमने मुख्य रूप से देखा, फिर दूसरे दशक में भी देखा, जिसके कारण रोल अटैक लागू किया गया था। अब फिर से क्या हुआ कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो फिर क्या है, कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं थे, आंदोलन को कोई गति नहीं मिल रही, तो फिर से कुछ युवा क्या कर रहे हैं, अपने जो प्रयास हैं उसके माध्यम से वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति देना चाहते हैं। तो 1924 ईस्वी में ही एक क्रांतिकारी थे सचिन नाथ सान्याल। इन्होंने कानपुर में क्या किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। अब आप देख रहे हैं कि एक तो हिंदुस्तान की बात आ रही है, धीरे धीरे अब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन क्षेत्र से किसकी ओर जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर की ओर जा रहा है, हिंदुस्तान की बात अब आ रही है। तो सचिन नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन, है ना, गणतंत्र की ओर भी हमारी कहीं ना कहीं थोड़ा सोच जा रही है। तो सचिन नाथ सान्याल ने क्या किया, 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और बाद में भगत सिंह ने क्या किया, 1928 ईस्वी में दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला का मैदान है, किसने की फिरोज शाह कोटला मैदान, या फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया होगा, है कुछ आइडिया? वेरी गुड। तो ये ऐसे ही आपको थोड़ा रिवीजन क्या करना है, जो बीच में नाम आते हैं बीच में ऐसे ही इनको कोरिलेटेड भी करना है। तो रिवीजन आपका ऐसे ही होगा, बहुत सारी चीजों को आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं। वो हम पीछे से जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल चल रहा था, तो उसने आर्किटेक्चर या स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें की थी, तो उन्हीं में से एक है फिरोज शाह कोटला। ठीक है, तो फिरोज शाह कोटला में उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट शब्द इन्होंने इसमें जोड़ दिया, हिंदुस्तान बाकी वही रहने दिया, एक शब्द, क्योंकि जो भगत सिंह थे वो क्या थे, सोशलिस्ट थे। यद्यपि क्रांतिकारी है, लेकिन वो किसकी बात करते थे, समाजवाद की, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो उन्होंने इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया 1928 ईस्वी में, बाकी वही रहने दिया। तो अब किसकी ओर जा रहे हैं हम, समाजवाद। तो जो नई विचारधाराएं, क्योंकि समाजवाद, साम्यवाद ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अवधारणाएं हैं। पूंजीवाद, पूंजीवाद को अगर आप देखते हैं, औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीवाद आता है, और पूंजीवाद के ही अपोजिशन में आती है विचारधाराएं साम्यवाद या समाजवाद। तो भारत में भी अब किसकी बात, भगत सिंह जैसे क्रांति, ये क्रांतिकारी सिर्फ अब यहां तक सीमित नहीं कि हम बम फोड़ेंगे, ठीक है ना, किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या करेंगे, बल्कि ये कुछ विचारधारा को भी क्या कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विचारधारा को भी जन्म दे रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है जब हम द्वितीय चरण को देख रहे हैं क्रांतिकारियों के दृष्टिकोण से, कि संस्थाओं के माध्यम से, विचारधाराओं के माध्यम से, और जो आप अभी देखेंगे कि क्रियाविधि उनकी वही रहेगी। ठीक है ना, तो ये चेंज आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने हिंदुस्तान की बात की, रिपब्लिक की बात की, गणतंत्र की बात आ रही है, हिंदुस्तान की बात आ रही है, सोशलिस्ट समाजवाद की बात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आने लग गई है। ठीक है, उधर गांधी भी इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक क्रांतिकारी का ज्यादा प्रभाव है। जैसे सामान्य तौर पे हम आज भी देखते हैं, भगत सिंह के बारे में कोई कुछ नहीं जानता होगा कि भगत सिंह ने क्या किया, लेकिन सबकी पहली पसंद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा हैं। गांधी को कोई पसंद नहीं करता है,
ये हमारे देश का सच है। हर कोई युवा भगत सिंह से प्रेरित है, भले उसे पता नहीं है कि भगत सिंह जी ने किया क्या, किस तरीके की उनकी सोच थी, विचारधारा थी। सिर्फ ये है कि भाई क्रांतिकारी थे। अच्छी बात है, कम से कम भगत सिंह जैसे युवाओं को अपने दिलों में संजोते हैं, तो कम से कम इसी बहाने हम अपना कर्ज उतार सकते हैं। ये भी एक क्या कह सकते हैं हम कि ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ गांधी की अहिंसा ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति नहीं दे रही। गांधी युग का तात्पर्य ये नहीं है कि उस युग में सिर्फ गांधी ने ही काम किया। सब अब इस फेज में भी गांधी अहिंसा की बात कर रहे हैं और इधर हिंसा फिर से स्टार्ट हो जाएगी। युवा फिर से क्या करेंगे, क्योंकि युवाओं में जोश है, तो इस तरीके से आप देखने को उधर तिलक थोड़ा हो गए, तो इस समय कौन आ जाएंगे, 1920 से 30 के दशक, 1920 से 30 के बीच लाला लाजपत राय। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। जैसे आप किसी पेड़ पर कील ठोक दो तो वो सूख जाता है, तो उन्होंने उन पे जब लाठी प्रहार, अभी हम उसको देखेंगे जब साइमन कमीशन भारत आएगा और उन पर लाठी चार्ज हो जाएगा, तो उसी के अपोजिशन में पहले तो भगत सिंह विचारधारा के आधार पर ब्रिटिशों का विरोध कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे हैं, हमारा दमन कर रहे हैं, जब उन्होंने, क्योंकि वो फॉलो किसको करते थे, लाला लाजपत राय को, और ये पंजाब से जुड़े हुए व्यक्ति है, तो फलस्वरूप भगत सिंह जी ने उनका बदला लेने के लिए हिंसक गतिविधियों को अपनाया। इस संदर्भ में आपको इसको देखने की आवश्यकता है। 1925 की ईयर को हम देखते हैं तो 9 अगस्त फेमस है, काकोरी कांड आपने सुना होगा। काकोरी कांड क्या है, सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी रेल विभाग का खजाना, तो उसको काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया क्रांतिकारियों ने। इसको हम कहते हैं काकोरी कांड। काकोरी नाम से बना है काकोरी कांड। काकोरी नामक स्थान पर यह कांड हुआ, और कांड क्या था कि जो 10 व्यक्ति थे उन्होंने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, ये कौन सा सरकारी खजाना, तो उसको लूटने का उनका उद्देश्य था। इसी को हम कहते हैं काकोरी कांड। लूटने के पीछे क्या रहा होगा उनका उद्देश्य, एक तो ब्रिटिशों को चुनौती देना, और दूसरा अगर संसाधन मिल जाएंगे तो उन चीजों से ही क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए संसाधनों को खड़ा करना। कितना अच्छा सोच रहे हैं हमारे युवा क्रांतिकारी। ये कौन कर रहे हैं, युवा क्रांतिकारी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जिसकी जहां पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सोच जा रही योगदान देने की, जिसकी जो सोच है वो कर रहा है। इसलिए हम किसी व्यक्ति विशेष का, भारतीय राष्ट्र, अगर राष्ट्र की बात आ रही, राष्ट्र निर्माण में किसी व्यक्ति का योगदान नहीं है, व्यक्ति विशेष का योगदान नहीं माना जा सकता है, अपितु राष्ट्र निर्माण में असंख्य लोगों का, अनगिनत लोगों का योगदान है। तो काकोरी कांड को अगर आप देखते हैं तो जैसे मैंने बताया, काकोरी कांड एक लूटा गया था, सरकारी रेल विभाग का जो खजाना था उसको काकोरी नामक स्थान पर लूटा गया था। सरकारी खजाना लूटने का विचार सबसे पहले आया राम प्रसाद के दिमाग में। राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम आपने सुना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो स्लोगन है राम प्रसाद बिस्मिल जी का। अब आप देख रहे हैं कि इस समय ये स्लोगन ऐसा नहीं कि ये युवा सिर्फ क्या कर रहे हैं, उग्रवाद को जन्म दे रहे हैं, बल्कि इनकी एक विचारधारा भी है। भगत सिंह की अपनी एक विचारधारा है, राम प्रसाद बिस्मिल की अपनी एक विचारधारा है, चंद्रशेखर आजाद की अपनी एक विचारधारा भी है। जबकि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम आप लोग उस इस दौर में भी आके राष्ट्र के लिए नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उस समय के युवा बेचारे, जिनको न पूर्ण रूप से शिक्षा मिली होगी, लेकिन इनके दिल में एक जुनून था राष्ट्र के प्रति। तभी इनकी क्या है, इनके अंदर जो चीज थी कि वो थी नेचुरल। राष्ट्र प्रेम जगाया नहीं जा सकता है। राष्ट्र प्रेम, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रवाद की जब मैंने बात की, तो राष्ट्रवाद जगाया नहीं जा सकता है। राष्ट्र के प्रति नेचुरल क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि अगर हम उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, अगर हमारे तमिलनाडु का या बिहार का या पंजाब का, महाराष्ट्र का, जम्मू कश्मीर का, किसी भी स्टेट का एक हमारा सैनिक सरहद पर शहीद हो जाता है तो हमें गुस्सा आता है, नेचुरल, न चाहते हुए भी। तो इस तरीके से इन क्रांतिकारियों के दिमाग में सिर्फ क्या था, नेचुरल, वो चीज क्या जन्म ले चुकी थी।
इन्हें किसी ने सिखाया नहीं होगा, पढ़ाया नहीं होगा। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिन नाथ सान्याल, बहुत सारे हैं, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु, सुखदेव, न जाने कितने नाम हैं। तो इनको किसी ने बताया नहीं होगा। आज भी हम देखते हैं कि हमारे पहाड़ में एक विचारधारा है जिसका एक बेटा है। कई बार समाज उसको सलाह देता है कि आपका एक ही बेटा है, आप इसको सीमा पे भेज दोगे तो क्या होगा। ठीक है ना, इस तरीके की मतलब हम स्वतंत्र भारत में भी अपने को सेव करने की सोचते हैं। लेकिन उस समय जब हम ब्रिटिशों के गुलाम थे तो ये युवा बेचारे जिन्होंने खेलना था, ठीक है ना, हमारी जितनी शायद लगभग आपकी उम्र है या हमारी उम्र के बीच ये लोग क्या कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। कितनी जबरदस्त बात है। आज हमारे यहाँ शिक्षा, कॉलेज, संस्थाएं जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पे हमारी सरकार प्रयास कर रही है, फिर भी हमारे यहाँ क्या है, युवा भटके हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन को हमें विविध परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। मैंने जैसे कहा, इतिहास सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसे अपने जीवन में भी है कि हमारे इतिहास में हर तरीके के उदाहरण मिलते हैं। हम कम से कम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। पहले तो अपना आत्मनिर्भर बनना है। जब हम आत्मनिर्भर बन जाएं तो हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं जिस स्तर पर हम हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में आपको इसको देखना पड़ेगा। तो जो सरकारी खजाना लूटने का विचार आया था वो राम प्रसाद बिस्मिल के दिमाग में सबसे पहले आया था। इसलिए जो ये युवा थे, दोस्ती तो होती है युवाओं के बीच, इसलिए 10 व्यक्तियों का एक समूह बना जिसमें प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, क्योंकि बच्चों को जब आप देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो कोरी स्लेट की तरह होता है। हमारा समाज, हमारा परिवार जैसी शिक्षा देता है उसके दिमाग में वही विचार अंकित होते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, हिंदू मुस्लिम उनके दिमाग में नहीं है। उनके दिमाग में राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की बात आ रही है। ठीक है ना, तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अब किस ओर जा रहा है, जो एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एक सामूहिक प्रतिरोध होना चाहिए ब्रिटिशों का। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अब उस ओर जा रहा है जिसमें युवा भी प्रयास कर रहे हैं, हिंदू भी प्रयास कर रहे हैं, मुस्लिम भी प्रयास कर रहे हैं, वृद्ध भी प्रयास कर रहे हैं, किसान भी प्रयास कर रहे हैं, छात्र भी कर रहे हैं, बौद्धिक वर्ग भी कर रहा है, सब लोग। पहले दिक्कत क्या थी कि न कोई नेतृत्व करता थे, न जनता जागरूक थी। अब हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्वकर्ता भी हैं, युवा भी हैं, अहिंसा भी है, हिंसा भी है। जो चीज हो सकती है हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, विचारधाराएं भी विभिन्न विभिन्न है। ठीक है ना, पूंजीवाद के विरोध में समाजवाद भी है, साम्यवाद के अपनाने की भी हम बात करेंगे। अभी आप साम्यवादी आंदोलन को भी, इस समाजवादी आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, इनको भी आप देखेंगे। मजदूर विचारधारा आपको इसी 30 के दशक में देखने को मिलेगी। तो ये व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां। इसमें क्या हुआ कि जब ये पकड़े गए तो राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई। अब देखिए कितने क्रूर अंग्रेज हैं कि वो भारतीय युवाओं को सीधे खुलेआम फांसी पर लटका रहे हैं, ना कोई सुनाई, न कुछ, न कुछ। जैसे कहते हैं कि ब्रिटिश शासन में कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था। इट मीन्स ये नहीं था कि उन्होंने सूर्य को पकड़ रखा था। इट मीन्स ये है कि जितनी क्रूरता हो सकती थी उसको रोकने वाला कोई नहीं। जो दंड उन्हें देना होता था वो दंड वो भारतीयों को देते थे। ठीक है, सचिन नाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली, मनमथ नाथ गुप्त को कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल जी को जब क्या हुई, फांसी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूं। अगर उनसे पूछा होगा न्यायाधीश ने भी कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, पूछा जाता है ना फांसी से पहले। कोई कितना भी बुरा काम किया हो, उसकी सजा अगर फांसी है तो उससे पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो जब राम प्रसाद बिस्मिल जी से ये चीज पूछी गई कि भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, मेरी कामना सिर्फ ये है, और ऐसी कामना करते हुए खुद ही फांसी पर लटक गए। कितने
जबरदस्त वो युवा रहे होंगे, क्या जोश उनमें राष्ट्र भक्ति या देश प्रेम का रहा होगा। नहीं तो हम आप अगर छोटी सी एक घटना भी हो जाती है तो हम तो आशा ही खो बैठते हैं। ये क्रांतिकारी हमारे लिए क्या है, आदर्श हैं, ठीक है ना। हम कितने भी, हम अपनी पूरी जिंदगी अपनी आवश्यकताओं इच्छाओं को पूरा करने में ही गुजार देते हैं, लेकिन इन बेचारों ने अपने परिवार को छोड़ते हुए, अपनी हंसती खेलती हुई जिंदगी को छोड़ते हुए राष्ट्र राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटिश प्रतिरोध करते हुए फांसी पर लटक गए। कितनी बड़ी बात है। और इनको को किसी ने सिखाया भी नहीं होगा। इनके अंदर वो देश प्रेम का जुनून नेचुरल था, प्राकृतिक था। अगर शायद प्राकृतिक नहीं होता तो जैसे हमने 1912 में जब रास बिहारी बोस ने क्या किया, बम विस्फोट किया था, तो उसमें कुछ लोग दबाव में आकर सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए, डर गए, ठीक है ना। लेकिन सच्चाई आखिर सच्चाई होती है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां हमारे आज क्या है, हीरो हैं, नायक हैं हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के। तो जैसे मैंने कहा, गांधी जी का ही योगदान नहीं है, इन युवाओं ने, जो बेचारों ने अपने प्राणों की आहुति, प्राणों का बलिदान एक छोटे से सफर में, जैसे भगत सिंह कहते हैं भाई कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन छोटा सफर हो, लेकिन यादगार सफर हो। हम सोचते हैं पूरे 60 साल जीने की, 70 साल सोचते हैं, हाँ हमने बच्चे पैदा करने हैं, शादी करनी है, उनकी एजुकेशन करनी है। हम भारतीयों का, स्वतंत्र भारत के अधिकांश लोगों की सोच यहीं तक सीमित है। राष्ट्र निर्माण के लिए कोई गिने चुने लोग सोचते होंगे, ठीक है ना। तो जब हम स्वतंत्रता को पढ़ते हैं तब हमें स्वतंत्रता का मूल्य पता लगता है कि लोगों ने क्या क्या बलिदान किया। लोगों को तो सिर्फ ये लगता है कि इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, झंडा फहरा दिया जी, हमारी देशभक्ति हो गई। तिरंगे का कोई आज उतना महत्व नहीं समझ रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे ये है। अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटके थे। कितनी बड़ी बात है। मुस्लिम लीग में न जाने कितने शिक्षित लोग थे। पुनर्जागरण काल में सर सैयद अहमद खान सबसे शिक्षित व्यक्ति थे, लेकिन अशफाक उल्ला खां को हमने कभी नहीं पढ़ा ऐसा कि उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे इंस्टीट्यूट में हुई। लेकिन उनका गौरव इस बात में है कि एक मुसलमान होते हुए भी वो पहले मुसलमान हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर लटक गए थे। कितनी बड़ी बात है। इस संदर्भ में आपको हम, जैसे मैंने कहा, इतिहास में पूर्वाग्रह नहीं चलता है। मैं हिंदू हूं तो मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करूंगा। जिस मुसलमान ने देश की आजादी के लिए भी अपना बलिदान दिया है, हमें उसे भी, हमारा हीरो वो भी है। हमें जाति संप्रदाय से ऊपर उठ के बात करनी होगी, तभी हम एक सच्चे इतिहासकार हो सकते हैं। आधी से ज्यादा समस्या हमारे देश में क्या है, जातिगत समस्याएं हैं, सांप्रदायिक समस्याएं हैं। और इसीलिए भारत में क्या है, विदेशी शक्तियां हमेशा फूट डालो शासन करो के कारण ही सफल रही है। देशद्रोही जो रहे हैं उनके सहयोग के कारण, सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। भारत विभाजन हुआ, उसमें क्या है, सांप्रदायिकता का विकास भारत में क्यों हुआ? अशफाक उल्ला खां जैसे मुसलमान भी हैं जो देश के लिए क्या कर रहे हैं। वो भी तो सोचते कि हम तो बाहर के मुसलमान हैं, हिंदुस्तान की बात आ रही, हम क्यों लड़े। अगर वो भी सोचते तो उनका नाम हम आज याद करते। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि स्वतंत्रता जब उन्हें दिख रही थी कि अब भारत स्वतंत्र होने वाला है, तो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए उन्होंने क्या, अलग राष्ट्र की मांग कर ली। तो कहने का तात्पर्य है कि इतिहास में पूर्वाग्रह से हमें मुक्त रहना है। हमें क्षेत्र से ऊपर उठ के बात करनी होगी, संप्रदाय से उठ के बात करनी होगी, जाति से उठकर ऊपर बात करनी होगी, तब जाके हम वास्तविक इतिहास की बात कर सकते हैं। तभी आप वास्तविक अध्ययन कर पाएंगे। और अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप ये सोचते हैं अब मैं ब्राह्मण हूं जाति से, मुझे गर्व है, लेकिन इट मीन्स ये नहीं कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों को ही पढ़ाऊंगा। अब आप ही लोग हैं, कितने लोग मेरे साथ जुड़ रखे हैं, मैंने कभी नहीं पूछा कि बेटा कौन है, मेरे लिए आप स्टूडेंट हैं।
इस चीज को हमें समझना होगा, तब जाके हम हर वर्ग के उत्थान की बात कर सकते हैं, हर जाति के उत्थान की बात कर सकते हैं। कनेक्शन टूट गया क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? रुको, लैपटॉप का कनेक्शन थोड़ा टूट गया किसी कारण से, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ इसे। अब आ रही है आवाज? ओके। आपको एनालिटिकल वे में अगर आप समझेंगे तब जाके पढ़ने में इंटरेस्ट है, और पॉइंट टू पॉइंट इनको रटने की कोशिश करोगे तब नहीं हो पाएगा। बाकी सिलेबस हमारा कवर होता जाएगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, पर इसको एक बार आप लोग डीप में समझ जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें याद रखनी आसान होगी। तो यहाँ तक मैंने बात की आपको काकोरी कांड में, आपने देखा कि राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाकुल्ला खां हो, यहाँ पे हमें ये सोचने की जरूरत है कि उन युवाओं ने संप्रदाय से ऊपर उठकर सिर्फ राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 1926 की अगर हम बात करते हैं तो 1926 ईस्वी में अब वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। पहले तो घर से जो भी अपने पतियों को भेजती थी होगी, बेचारी अपने बेटे को भेजती थी होगी, पहले उन माओं का, बहनों का, धर्म पत्नियों का इतना योगदान रहा होगा कि वो घर में खाना बनाती थी, अपने पति को भेज रही है किस में, राष्ट्रीय आंदोलन में संघर्ष करने के लिए, अपने बेटे को भेज रही है, अपने भाई को भेज रही है। कितने जबरदस्त वो लोग रहे होंगे कि जिन्होंने अपने बेटे को, भगत सिंह की क्या मां नहीं रही होगी, पिता नहीं रहे होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठीक है ना। तो स्त्रियों ने पहले घर से राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी, लेकिन बाद में वो खुद भी किस में आ गई, राष्ट्रीय आंदोलन में आ गई। तो 1926 ईस्वी में स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय संघ कब बना, किसने बनाया? महिला संघ लिख दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि पर्टिकुलर महिलाओं के लिए था। तो अब स्त्रियां भी अपने अखिल भारतीय 1920 जब से गांधी भारत में आ रहे हैं, अब भारत की बात आ रही है, अखिल भारत की बात आ रही है। यद्यपि 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, नींव रखी थी अखिल भारत, भारत शब्द की, लेकिन अभी हिंदुस्तान की हमने बात की, अखिल भारतीय महिला संघ पूरे भारत की स्त्रियों को अधिकारों की बात के लिए स्त्रियों ने खुद ही एक संघ बना लिया। 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन। आगमन 19 इसकी डेट भी पूछी जा सकती है आपको, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट मीन्स होता क्या है? सफेद कलर से पूछा। व्हाइट मैन मीन्स इसमें सभी, इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे, और अंग्रेज कैसे होते हैं दिखने में? गोरे होते हैं, व्हाइट होते हैं, इसलिए इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। शब्दों को भी कई बार, एक बार के लिए देख लेना है। और साइमन इसका अध्यक्ष था, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। कमीशन मीन्स आयोग। अब क्या हुआ कि 30 अक्टूबर
1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में क्या हो गया, अब हम कहाँ चले गए, पंजाब। पंजाब का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान पंजाब, भारतीय पंजाब, उधर वाले क्षेत्र की बात आ रही। पश्चिम के क्षेत्र इस समय केंद्र बिंदु बन गया। तो साइमन कमीशन के विरुद्ध उन्होंने प्रदर्शन किया और इसमें क्या हो गया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर लिया। लाठीचार्ज में जो नेतृत्व करते थे लाला लाजपत राय जी, उनके सिर पर चोट आ गई। उसी समय उन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ठीक है ना, कि जिस तरीके से हम एक पेड़ पे कील ठोक दें वो सूख जाता है, इसी तरीके से जितनी तुमने मेरे सर पे मारी है, यही प्रतिक्रिया तुम्हें भारत से उखाड़ के फेंकेगी। और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब इस समय क्या हुआ कि वैसे तो साइमन कमीशन का विरोध भारत में कर रहे थे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे दल भी थे जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। ये भी कई बार पूछा गया था, साइमन कमीशन का विरोध न करने वाले दल। एक था उसमें जस्टिस पार्टी और दूसरी थी आपकी पंजाब यूनियन पार्टी। उसी क्षेत्र की कुछ पार्टियां भी, ऐसा नहीं कि बाकी सारे दल बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे दल भी थे जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। ये हो गया। अब क्या हुआ कि जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी तो भगत सिंह जी से ये सहा नहीं गया, क्योंकि उनके आदर्श कहीं ना कहीं, जो लाला लाजपत राय पेशे से शिक्षक थे और कहीं ना कहीं इनके प्रभाव में भगत सिंह जैसे लोग थे, तो भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने क्या किया, 17 दिसंबर 1928 को पुलिस कप्तान था जो सैंडर्स, जिसने लाठीचार्ज करवाया था, उसके भगत सिंह जी ने हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। कितने खतरनाक ये युवा रहे होंगे कि अगर तुमने हमारे नेतृत्वकर्ता की हत्या की तो हम तुम्हारे अधिकारी की हत्या करेंगे। जबकि आज के स्टूडेंट ही हैं, टीचर के प्रति अगर उनकी, बाकी तो अपने स्वार्थ तक ठीक है, श्रद्धा है, लेकिन टीचर जी कहीं पे फंस गए, पिटाई हो रही तो स्टूडेंट भाग जाते हैं। अरे कुछ नहीं है। आज के तो हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपना सिर्फ स्वार्थ सिद्धि करते हैं। मैं जस्ट लाइक सभी स्टूडेंट की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कई बार मैंने इन चीज़ों को देखा है। मैंने अपने ही एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा हूँ। या आज की डेट में क्या होता है, कई बार नेतृत्व करता है पीछे ले जाते हैं, आंदोलन खड़ा कर देते हैं, अपने आप भाग जाते हैं और जो नेतृत्व करता है उसकी पिटाई हो जाती है। लेकिन उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में उन्हें लगा कि भाई लाला लाजपत राय पर अगर प्रहार हुआ तो वो प्रहार हम पे है। इसलिए भगत सिंह ने अब लगा लीजिए कि अक्टूबर में 30 अक्टूबर को ये हुई और करीब 47 दिन में भगत सिंह ने बदला लिया। कितनी बड़ी बात है, जब अंग्रेजों की चौकसी पूरी तरीके से पंजाब पे रही होगी, क्योंकि रोलट एक्ट लागू है। उस समय ये क्रांतिकारी गोलियों को जुटा रहे हैं, बंदूकों को जुटा रहे हैं और उसके माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। जगह जगह अंग्रेजों की छापेमारी हुई होगी। तो कितना तेज दिमाग इन क्रांतिकारियों का रहा होगा कि हिंसक गतिविधियों को उस समय कर रहे हैं जब भारत में रोलट एक्ट जैसे कानून है। ठीक है, तो साइमन कमीशन का भारत आगमन, लाहौर में उसका विरोध होना, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना, लाला लाजपत राय का घायल होना, बाद में उनकी मृत्यु होना, और बाद में फिर भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का ये डिसीजन रहा होगा कि हम बदला लेंगे। 17 दिसंबर को उन्होंने उसी सैंडर्स की हत्या कर दी जो उस समय पुलिस कप्तान था। ठीक है, तो ये रहा आपका साइमन कमीशन की बात। इसके बाद अगर हम 1929 में आते हैं तो 1929 8 अप्रैल 1919 को पब्लिक सेफ्टी बिल पास हुआ।
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। इन क्रांतिकारियों के नाम सारे याद कर लीजिए आपको। इससे पहले आपको इतने नाम नहीं रहे होंगे पता, लेकिन कम से कम हम इतने नाम तो कम से कम 10 15 20 युवाओं के नाम आपके पास हो, सिर्फ हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद तक ही सीमित न रहे। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया कि दिल्ली की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, दिल्ली में स्थित सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, खाली बेंचों पर बम फेंका। अब आप समझेंगे भाई कि खाली बेंचों पर इन्होंने बम क्यों फेंका। तो कितना तेज दिमाग इन लोगों का है, क्रांतिकारियों का, कि जब कोई नहीं था पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो गया। 8 अप्रैल को उन्होंने क्या किया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दल ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंक दिया। तो भगत सिंह जी कहते हैं कि क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में लिखा, वहां एक पर्चा फेंका था, तो उन्होंने लिखा उनका कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। इट मीन्स ये है कि वो अपनी आवाज, पत्र बम आप इसको कह सकते हैं कि उन्होंने लेटर लिखा, लेटर जो था वो वहां असेंबली में फेंक दिया। तो बाद में अंग्रेजों ने वो पढ़ा होगा, तो जो ये कह रहे हैं कि बहरे कानों तक अपनी आवाज, उन्होंने कहा भाई कि हम किसी की जान नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जब आप हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे, आप बहरे हो रखे हैं, तो हम आपको अभी भी मैसेज दे रहे हैं। इस तरीके से इनका उद्देश्य था। कितनी अच्छी बात है क्रांतिकारियों की, ठीक है। और जब इन्होंने बम फेंकने के समय असेंबली का जो उस समय अध्यक्ष था विट्ठल भाई पटेल, वो वहीं पे थे। तो 1929 ईस्वी में आप ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया। 1929 में कांग्रेस का हुआ लाहौर अधिवेशन। अब ध्यान कहां चला गया, लाहौर की ओर जा रहा है इस टाइम पे। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज्य, अभी तक स्वराज्य की बात कांग्रेस के उसमें तो था नहीं इतना। पहले आपने देखा कि होम रूल लीग की बात कर रहे थे तिलक, स्वराज्य की बात कर रहे थे तिलक, फिर गांधी कर रहे हैं बात। अब कांग्रेस ने भी अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की बात अपना लक्ष्य घोषित किया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो जितने भी अधिवेशन हो रहे हैं, सारे अधिवेशनों के आपको अध्यक्षों के नाम याद करने हैं। एक पॉइंट, कब अधिवेशन हुआ, दूसरा पॉइंट, कहाँ हुआ, तीसरा पॉइंट, और उसमें कौन सी प्रमुख बात निकल के आई। टूल्स ऑफ हिस्ट्री का पूरा यूटिलाइज आपने कांग्रेस के अधिवेशनों में करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन जरूर कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, वो अधिवेशन कब हुआ, अधिवेशन कहाँ हुआ, और उसकी मुख्य बात क्या थी। एक एक लाइन प्रत्येक अधिवेशन से आपको पता होनी चाहिए मुख्य रूप से। तो इस अधिवेशन में जो लाहौर में 1929 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और उसमें पूर्ण स्वराज्य की बात रखी गई थी। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। तिरंगा झंडे का जो कंसेप्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आया, वो पहली बार आया 1929 में। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप, अब देखिए अब स्वाधीनता की ओर हम आ गए हैं, स्वाधीन, ठीक है ना। तो 26 जनवरी को पहली बार 1930 में, 26 जनवरी को यद्यपि हम क्या मनाते हैं,
26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? गणतंत्र दिवस। लेकिन 1930 में जब ये प्रारंभ हुआ तो स्वाधीनता दिवस के रूप में हुआ। तो इसी सम्मेलन में जो ये 1929 में पहला सम्मेलन हुआ था, 31 दिसंबर को एक तो तिरंगे झंडे को, नवग्रह तिरंगे झंडे को फहराया गया और दूसरे ये घोषणा की गई है कि 26 जनवरी 1930 को हम प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और इसी के साथ प्रत्येक वर्ष वहां से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाने की परंपरा हुई। यद्यपि बाद में गणतंत्र के रूप में हुआ, क्योंकि 15 अगस्त को क्या हुआ, हमारा देश अंग्रेजों ने हमारे सुपुर्द देश को कर दिया था। इसलिए उस दिन को हम फिर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन पहले 1930 से पूरे प्रत्येक वर्ष ये 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में किसमें, ब्रिटिश भारत में सेलिब्रेट किया जाता था। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। फिर आप आते हैं 1930, दांडी मार्च। दांडी मार्च 12 मार्च। मार्च इसीलिए कहा गया क्योंकि मार्च में किया गया था दांडी के लिए मार्च में हुआ था। तो आपको डेट आएगी, अगर आपसे दांडी मार्च से संबंधित डेट आए तो पहला है आपका कि मार्च में ये हुआ, ठीक है, इसलिए इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। ठीक है, अगर अप्रैल की डेट होगी तो पहले ही बाहर, मई की, मार्च को छोड़ के अगर कोई डेट अगर आपकी होगी तो आपने उनको पहले ही ऑब्जेक्टिव में बाहर कर देना है। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किसने किया? किसने किया दांडी मार्च? वेरी गुड। समर्थकों के साथ उन्होंने जो उनका साबरमती स्थित अपना आश्रम था वहां से 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। कहां से गए हो? साबरमती से दांडी। इसलिए इसे दांडी मार्च कहा गया है। ये जो यात्रा रही है 24 दिनों की यात्रा रही और 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने क्या करा? नमक कानून तोड़ा। नमक समुद्र में होता है तो उस समय नमक पे भी टैक्स, क्योंकि नमक सबसे, गांधी जी क्या कर रहे हैं? गांधी जी कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सामान्य जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, नमक हर किसी की आवश्यकता थी और हमें हमारे भारत का नमक ब्रिटिशों की आज्ञा से लेना पड़ता था। उसके लिए उन्होंने साल्ट एक्ट बनाया था। तो गांधी जी ने उस कानून का उल्लंघन किया। हम समुद्र में जाके खुद साल्ट को ले नहीं सकते थे, वो उल्लंघन था कानून का। लेकिन गांधी जी ने खुद वहां नमक उठाया तो कानून का उल्लंघन हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी दांडी मार्च के साथ हो जाती। ठीक है, यानी कि इट मीन्स क्या हो गया? विनम्रता पूर्वक उन्होंने क्या कर दिया? अवज्ञा कर दी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सवज्ञा आंदोलन आंदोलन की शुरुआत हो गई सीधे सीधे दांडी मार्च से, कि जब वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, उन्होंने नमक को उठाया, तो वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। फिर वो तैयारी में लगे, जैसे बिपिन चंद्र पॉल कहते हैं संघर्ष तैयारी, संघर्ष। असहयोग आंदोलन में उन्होंने संघर्ष किया, उसमें असफलता हाथ लगी। फिर उन्होंने तैयारी की, 1923-24 तक जेल में रहे, 24 से 30 तक वो देश के भ्रमण पे रहे। जब उन्हें लगा फिर से कि राष्ट्र का परिदृश्य बदल रहा है, देश का परिदृश्य बदल रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य बदल रहा है, तो 1930 में उन्होंने फिर से एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसकी शुरुआत होती है दांडी मार्च के साथ। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से। तो गांधी जी ऐसा नहीं है, जैसे हम देखते हैं बाद में, हम सुभाष जी से भी ज्यादा प्रभावित हैं। गांधी को लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन सुभाष जी को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सुभाष गांधी को पसंद नहीं करते हैं।
जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो एक दूसरे के साथ उठते हैं बैठते हैं, भले विचारधाराएं अलग हो, कार्य क्षेत्र अलग अलग हो। तो गांधी जी क्या कर रहे हैं, ये सुभाष क्या कर रहे हैं, गांधी के आंदोलनों की क्या कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं। और उसमें जो त्रुटियां हैं, जैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन जब स्थगित हुआ था तो सुभाष जी ने उस पर टिप्पणी की थी कि जब राष्ट्र का प्रतिरोध अपने चरम पर था और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो ये बिल्कुल गांधी जी का उल्टा निर्णय था, उसका उन्होंने विरोध किया। इस समय चाहे हिंसा हो रही थी, गांधी जी को उससे पीछे नहीं हटना चाहिए था। लेकिन अब जब दांडी मार्च हो रहा है तो फिर से गांधी की तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से नेपोलियन ने एल्वा से पेरिस तक यात्रा की, उसी तरीके से गांधी जी ने जो साबरमती से दांडी तक की यात्रा की, वो अपने आप में उल्लेखनीय है। इस संदर्भ में आपको इसको देखना है। ठीक है। 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए भी जाना जाता है। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इसको कहते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, इस संदर्भ में आपको इसको देखना होगा। अब जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इसमें न गांधी जी गए न कोई कांग्रेस के प्रतिनिधि गए, ये सिर्फ एक सम्मेलन, लंदन में ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से तात्पर्य है कि उसमें सभी लोग क्या बैठेंगे, राउंड टेबल में बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो उसमें भारतीय लोग भी गए, उन्होंने वहां बात रखी होगी लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। अब क्या हुआ कि जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं तो ब्रिटेन की सरकार पर प्रेशर बन रहा है भारत में। तो उस समय इरविन भारत के वायसराय गवर्नर जनरल हैं। तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है। इसके बाद गांधी ने क्या कर लिया कि जब कुछ बातों पर सहमति बनी, और गांधी जी ने बहुत सारी चीजों को रखा था इरविन के सामने, तो कुछ चीजों पर सहमति बनी। तो गांधी जी ने क्या कर लिया, असहयोग आंदोलन अपना स्थगित कर लिया। ये भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी, स्थगित कर लिया। ठीक है। और गांधी इरविन समझौते को आपसे पूछा जा सकता है अलग से कि दिल्ली समझौता कब हुआ। तो दिल्ली समझौता मीन्स गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट मीन्स होता है समझौता। गांधी इरविन पैक्ट, पैक्ट इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में इसको कहते हैं समझौता। तो गांधी इरविन पैक्ट, बाकी मैं डीप में एक बार इसको अलग से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब जब क्या हुआ गांधी इरविन पैक्ट हो गया, तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1932 ईस्वी में हुआ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था भाई, सॉरी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी कहाँ चले गए, गोलमेज सम्मेलन में चले गए थे। और जब वो वहां बातचीत करके आए, उनकी बातचीत वहां नहीं समझी, तो पुनः भारत लौट के उन्होंने क्या कर लिया, 3 जनवरी 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ कांग्रेस का।
जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती? हैं? 31 अक्टूबर को। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? वेरी गुड। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात। वेरी गुड। ये विश्व की क्या है? सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तो ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्हें देशी रियासतों के एकीकरण के लिए एकीकरण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो 1931 ईस्वी में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार मूल अधिकारों की बात की या आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। गांधी को भी भेजने की बात की गई थी, तो इसी सम्मेलन में गांधी को भी अनुमति दे दी भाई कि तुम जा सको। और इसी समय गांधी ने कहा था, क्योंकि गांधी का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, तो गांधी कहते हैं कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। जैसे आज की डेट में कि गांधी की तो मृत्यु हो गई, नाथूराम गोडसे ने कर दी, लेकिन गांधीवाद, गांधी की सत्य, अहिंसा, उनकी भूख हड़ताल का कंसेप्ट, उनके द्वारा किए गए नवाचार आज भी जीवित हैं और हमेशा रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस उनके जन्म दिन पर 2 अक्टूबर को पूरा विश्व सेलिब्रेट करता है। तो प्रासंगिक है, जो गांधी ने कहा था कि गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ये इसी समय इसी अधिवेशन में उन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये भी आपने थोड़ा 1931 का घटनाक्रम है। हम 1932 में पहुंच गए थे, तो जब वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, वहां उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने भारत में आके देखा कि गांधी इरविन पैक्ट से कुछ नहीं मिला। तो गांधी का एक कथन है कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले। गांधी की विचारधारा है, इसलिए उन्होंने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फिर 1932 में एक घटनाक्रम और देख लीजिए, ताकि आपके गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ 1932 में। ठीक है, और बाकी इसमें भी कोई खास बात नहीं हुई। अब गोलमेज सम्मेलन से संबंधित कुछ पॉइंट मैं आपको अलग से बोल देता हूं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये कई बार पूछे भी गए हैं। कहाँ हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन? लंदन में। पहली बात 1930, 31, 32 सन ये हो गए सीधे सीधे आपके क्लेरिफाई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा हुआ 1932 में। तीनों लंदन में हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो इन पॉइंट्स को आपको अलग से रखना पड़ेगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसके प्रतिनिधि के रूप में? दलितों के प्रतिनिधि के रूप में। अब क्या है, अंबेडकर जी भी क्या है, क्योंकि उस समय थोड़ा दलितों की स्थिति भी भारत में ठीक नहीं थी, तो इसलिए अंबेडकर जी अपने वर्ग की बात उठा रहे थे। तो
तो इसी समय 1932 ईस्वी में आ जाएगा सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट। अब किस ओर गया अंग्रेजों का ध्यान? पहले तो मुसलमानों को हिंदुओं से अलग कर रहे थे, अब हिंदुओं को हिंदुओं से ही अलग कर रहे थे। इसको कहते हैं इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड। इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड। तो इसमें क्या किया कि ब्रिटिशों ने अंबेडकर जी के साथ बातचीत की, तो अंबेडकर ने भी सोचा होगा भाई कि हमारे वर्ग विशेष के लिए अगर इंग्लैंड की सरकार कुछ कर रही है कम्युनल अवार्ड के थ्रू, तो इसमें क्या है कि हिंदुओं को दलितों से अलग, दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए अलग आरक्षण व्यवस्था ब्रिटेन की सरकार कर रही है। गांधी जी को जब इसका पता लगा, जैसे मैंने कहा गांधी हर चीज को समेटने का प्रयास करते हैं। चीजें तो पहले से चल रही थी, लेकिन गांधी ने क्या किया कि गांधी ने सबको, जैसे मैंने जब गांधी जयंती पे आप लोगों से बात की थी, तो गांधी अंबेडकर को भी अपने में समाहित कर लेते हैं। उन्होंने दलितों के लिए, गांधी जी ने जब ये देखा भाई कि कम्युनल अवार्ड आ रहा है, तो गांधी जी का ध्यान गया किसकी ओर? दलितों की ओर। उन्होंने कहा कि इससे तो भारतीय समाज टूट जाएगा, और दलितों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया हरिजन, ये हरिजन शब्द इसी समय अस्तित्व में। उन्होंने जब अंबेडकर जी से बात की होगी भाई कि हमारी वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है, चारों की उत्पत्ति आदि पुरुष के शरीर से हुई है, तो दलित क्यों है? ये भी तो हरिजन है। हरि मीन्स विष्णु के जो प्रिय है। इसीलिए वो कहते हैं, नरसिंह मेहता का फेमस भजन है गुजराती, एक संत हुए नरसिंह मेहता, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन है हरिजन, दलित नहीं है। ठीक है ना? तो गांधी जी ने जब अंबेडकर से बात की तो पूना पैक्ट हुआ। फिर जब इन दोनों के बीच पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ, किस किस के बीच में हुआ पूना पैक्ट? अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। किसके अपोजिशन में? कम्युनल अवार्ड के अपोजिशन में। तो फिर ये व्यवस्था रखी, गांधी जी ने कहा भाई कि आप लोग अलग मत हो। हरिजन या दलित जो है, जिनको हम एंशियंट इंडिया की वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहते हैं, वो वर्ण व्यवस्था का अभिन्न अंग है। आप हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप ऐसा करो कि हम जो साधारण सीटें हैं उसी में रिजर्वेशन की मांग करते हैं। तो दोनों में सहमति बनी, और बाद में आज तक आप देखते हैं कि जो हमारा एससी वर्ग है, शेड्यूल कास्ट, उनके लिए आज अलग से जो रिजर्वेशन है वो साधारण सीटों के में ही डिवाइड किया गया था। तो गांधी जी का ध्यान कहाँ जा रहा है? अगर इस समय शायद अलग से कम्युनल अवार्ड भारत में लागू हो जाता तो भारत का एक बड़ा वर्ग, हिंदू कम्युनिटी का एक बड़ा वर्ग क्या हो जाता? विभाजित हो जाता। फिर से फूट डालो शासन करो की नीति में ब्रिटिश भारत में सफल रहे। लेकिन गांधी जी के प्रयास के कारण हमारा जो यूनिटी को तोड़ने का काम, ब्रिटिशों की जो फूट डालो शासन करो की नीति का उद्देश्य था, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इस संदर्भ में आपको इसको देखने की आवश्यकता है। ठीक है, इसी से संबंधित अब टाइम भी शायद हो गया है 7:58। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर ही देते हैं। तो इसी में क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैला जब उन्होंने पुनः प्रारंभ किया। तो एक आता है इसमें पेशावर कांड। पेशावर कहाँ पड़ता है वर्तमान में? कहाँ पड़ता है पेशावर? पाकिस्तान में है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। और ये पेशावर कांड किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तराखंड के कोई व्यक्ति रहे इसमें? वेरी गुड। तो उत्तराखंड का भी एक क्वेश्चन आपका, ये भी कई बार पूछा गया। वीर चंद्र सिंह नेगिया गढ़वाली लिखते हैं हम। तो ये सेना के प्रभारी थे। तो उत्तर सीमांत प्रांत में जब क्या चल रहा था? आंदोलन चला।
आंदोलन खान चला। अब्दुल गफ्फार खान खान एक अब्दुल मुस्लिम गफ्फार है, खान एक लेकिन वो भी मुस्लिम है, गांधी से लेकिन वो भी गांधी प्रभावित से हैं। गफ्फार खान, प्रभावित खान हैं। अब्दुल गफ्फार गफ्फार खान, खान पूरा खान नाम अब्दुल इनका ही है। गफ्फार खान पूरा नाम इन्हें इनका ही है। सीमांत गांधी के इन्हें नाम से भी सीमांत जानते गांधी हैं। तो के नाम उत्तर से भी पश्चिम जानते हैं। सीमांत तो प्रांत उत्तर में पश्चिम सीमांत प्रांत में इन्हीं को कहा जाता है। तो आपसे ये को भी कहा पूछा जाता जा है। तो सकता है कि आपसे ये भी उत्तर पूछा जा सकता है कि सीमांत उत्तर प्रांत में सविनय सीमांत अवज्ञा प्रांत आंदोलन में के दौरान सविनय नेतृत्व अवज्ञा कौन आंदोलन के कर रहा दौरान था? नेतृत्व खान कौन अब्दुल कर रहा था? गफ्फार खान, खान इसलिए इन्हें अब्दुल गफ्फार सीमांत खान, गांधी भी इसलिए इन्हें कहा जाता है। सीमांत गांधी भी कहा जाता लेकिन सेना के है। जो लेकिन नायक थे सेना वहां के वो जो थे नायक वीर थे चंद्र वहां सिंह वो थे गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो सविनय अवज्ञा तो आंदोलन में सविनय जब अवज्ञा आंदोलन में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने वीर ब्रिटिश चंद्र सिंह अधिकारियों ने गढ़वाली को वीर आदेश चंद्र दिया भाई कि सिंह जो गढ़वाली पठान को आदेश दिया सत्याग्रही भाई है, कि जो पठान सत्याग्रही है, पठान लोग रहते हैं ना उधर, पठान लोग रहते हैं ना उधर, सत्याग्रहियों पर सत्याग्रहियों पर गोली चलाने के आदेश गोली दिए। चलाने के तो आदेश वीर दिए। चंद्र सिंह तो गढ़वाली वीर जी ने चंद्र सिंह गढ़वाल गढ़वाली राइफल्स, जी ने जिसको गढ़वाल हम कहते राइफल्स, हैं गढ़वाल जिसको हम राइफल्स के कहते नायक हैं गढ़वाल थे, राइफल्स तो के इन्होंने नायक थे, तो इन्होंने सत्याग्रहियों पर गोली चलाने सत्याग्रहियों से पर इनकार गोली कर दिया चलाने था। से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने अधिकारियों उन्होंने की अपने अवज्ञा अधिकारियों कर की दी। अवज्ञा कर दी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी वीर का चंद्र नाम सिंह इस गढ़वाली संदर्भ जी में, का नाम इस संदर्भ में। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं ठीक पेशावर है। तो कांड इसी के को हम नाम कहते से। हैं पेशावर कांड आ के गया नाम से। पेशावर कांड समझ में? आ गया पेशावर कांड समझ में? ठीक है। तो एक घटनाक्रम ये ठीक है। तो एक घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। ये इसके महत्वपूर्ण अतिरिक्त है। आपको इसके अतिरिक्त आपको वानर सेना वानर सेना एवं मंजरी एवं सेना, मंजरी सेना, ये भी सविनय ये भी अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है कि सविनय जो अवज्ञा युवा आंदोलन होते से थे संबंधित है कि जो उनका युवा होते संगठन थे, अलग से बनाया गया था। सविनय उनका अवज्ञा संगठन आंदोलन अलग में से जो बनाया गया लड़के था। होते सविनय थे अवज्ञा आंदोलन में वाइज, जो लड़के होते थे उनकी वाइज, सेना को कहते थे वानर सेना, उनकी और जो सेना को कहते लड़कियों थे की सेना वानर होती सेना, थी उसको और जो कहते थे लड़कियों की मंजरी सेना होती सेना। थी तो उसको आपसे ये कहते भी थे पूछा जा मंजरी सकता है कि सेना। तो वानर आपसे ये सेना भी और पूछा जा मंजरी सकता सेना है कि किस वानर आंदोलन सेना और से मंजरी संबंधित है? सेना किस आंदोलन से संबंधित है? अंततः क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा अंततः क्या हुआ आंदोलन कि सविनय अवज्ञा अंतिम रूप आंदोलन से अंतिम रूप 7 से अप्रैल 1934 7 ईस्वी अप्रैल को गांधी जी ने फिर 1934 वापस ईस्वी को ले लिया, गांधी जब जी ने कोई फिर विशेष वापस ले सफलता लिया, नहीं जब मिल कोई रही विशेष थी। सफलता नहीं मिल रही थी। तो पूर्ण रूप से आपने देखा कि पूर्ण रूप से आपने 1930 से देखा कि 34 तक 1930 से आपका 34 सविनय तक अवज्ञा आपका आंदोलन चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। इससे पहले अब इससे थोड़ा पहले बात कर अब लेते हैं थोड़ा 1931 बात में कर एक लेते पॉइंट हैं। हमारा छूट गया 1931 में है, एक पॉइंट हमारा छूट गया है। इसी के साथ आज एंड इसी करेंगे। के साथ आज एंड करेंगे। 1931 1931 23 मार्च 23 मार्च भगत सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई। राजगुरु को फांसी दे दी गई। इसलिए हम 23 मार्च इसलिए को हम शहीदी 23 दिवस के रूप मार्च में को भी मनाते शहीदी हैं। दिवस के रूप में ये भी मनाते आपको बात हैं। पता होनी ये भी चाहिए। आपको बात पता अब होनी आपने चाहिए। देखा कि इससे अब पहले आपने देखा कि इससे पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है ना। तो गांधी इरविन ठीक है ना। पैक्ट तो जब गांधी हुआ था इरविन 4 पैक्ट मार्च जब हुआ को, था 4 मार्च को, और इनको कब हो रही है और सजा? इनको कब हो रही है ये सजा? थोड़ा ये टेक्निकल थोड़ा पॉइंट आप समझ जाइए। टेक्निकल 4 पॉइंट आप मार्च समझ को हुआ जाइए। था 4 गांधी मार्च इरविन को हुआ पैक्ट, था गांधी इरविन पैक्ट, और 23 मार्च को और हो रही 23 है मार्च को हो भगत रही सिंह, है सुखदेव, राजगुरु भगत को सिंह, फांसी। सुखदेव, राजगुरु को फांसी। तो गांधी जी ने तो कहीं पे गांधी भी जी ने गांधी कहीं इरविन पे पैक्ट भी में गांधी भगत सिंह, इरविन सुखदेव, पैक्ट में राजगुरु भगत की सिंह, बात सुखदेव, नहीं की। राजगुरु की बात नहीं। इतिहासकार इतिहासकार गांधी जी से थोड़ा इसलिए गांधी गांधी जी को से इसलिए थोड़ा भी लोग इसलिए पसंद गांधी को नहीं इसलिए भी करते लोग कि पसंद गांधी नहीं इरविन करते पैक्ट कि में गांधी गांधी जी इरविन ने पैक्ट बहुत में सारी गांधी मांगे जी ने रखी, बहुत सारी मांगे रखी, लेकिन उसमें ये बिंदु कहीं लेकिन नहीं उसमें दिखता, ये ये पॉइंट बिंदु कहीं कहीं नहीं नहीं दिखता है दिखता, कि ये भगत पॉइंट सिंह, कहीं नहीं सुखदेव, दिखता है कि राजगुरु की भगत सिंह, फांसी को सुखदेव, कम किया राजगुरु की जाए, फांसी उनकी सजा को को कम किया जाए, उनकी सजा को कम किया जाए। ठीक है ना। इसलिए ठीक लोग है ना। शायद इसलिए लोग गांधी जी को शायद थोड़ा दूसरे एंगल गांधी से जी को थोड़ा देखते हैं, दूसरे एंगल क्योंकि से जो देखते हमारे युवा हैं। थे क्योंकि जो हमारे युवा थे जिन्होंने देश की आजादी के जिन्होंने लिए देश अपने की आजादी के लिए अपने हंसती खेलती जिंदगी का हंसती बलिदान खेलती किया, जिंदगी का बलिदान किया, गांधी अगर नेतृत्व करता थे गांधी अगर तो नेतृत्व उन्हें करता थे गांधी तो इरविन उन्हें पैक्ट में गांधी इरविन भगत पैक्ट सिंह, में सुखदेव, राजगुरु की भगत सिंह, फांसी सुखदेव, को राजगुरु की आजीवन फांसी को कारावास में या इनकी आजीवन बात करनी कारावास चाहिए में थी। इनकी बात बाकी करनी चाहिए थी। इरविन बाकी उस पे इरविन सहमति उस पे बनाते नहीं बनाते। सहमति अगर शायद बनाते इस नहीं पॉइंट बनाते। को अगर गांधी शायद जी इस अपने पॉइंट को गांधी जी इरविन अपने पैक्ट में रखते तो गांधी इरविन गांधी पैक्ट को में रखते तो शायद गांधी मुझे को लगता है कि शायद भगत सिंह को मुझे पसंद लगता है करने कि वाले, भगत सिंह सुखदेव को को पसंद करने वाले, सुखदेव राजगुरु को को पसंद करने वाले, वाले लोग राजगुरु को पसंद गांधी करने जी वाले को भी लोग हीरो
हीरो मानते हैं। गांधी जी को भी हीरो
इसलिए एक टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि इसलिए भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को पसंद करने वाली गांधी के विरोधी इसलिए भी है क्योंकि जस्ट उससे पहले 4 मार्च और 23 मार्च 19 दिन का गैप है जब इनको फांसी दी जा रही है। शायद गांधी अगर इनकी सजा को आजीवन कारावास में भी तब्दील करवा पाते तो मुझे लगता है कि गांधी का नाम और ज्यादा क्रांतिकारियों के बीच भी गांधी का नाम उसी सम्मान के लिए होता जो भगत सिंह को पसंद करने वाले लोग हैं। इस संदर्भ में आपको इसको देखने की आवश्यकता है। मतलब टेक्निकल पॉइंट आपने खुद भी निकालने हैं, थोड़ा आसपास की घटनाओं को देखते हैं। तो इतना समझ में आ गया? अब आ रहा कुछ इंटरेस्ट पढ़ने में? अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। पहले थी आपको कुछ इतनी जानकारी? अब लग रहा है कुछ कि कुछ हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के बारे में? पहले से बेटर है? बस तो तब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 1-2 दिन में हमारा ये 1947 तक पहुंच जाएगा। आज हम लगभग 10-12 साल को कवर कर लिए। 10-10 साल एक दशक ही हो पा रहा है 1 घंटे में, लेकिन बहुत सारी बातें हमारी और भी हो रही है इस बीच जो इससे रिलेटेड थोड़ा कंसेप्ट है वो भी हमारा क्लियर हो रहा है। तो इसको थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट। आज हमने देखा था कहाँ से 1924 तक 1923 से हमने देखा था। सबसे पहले हमने स्वराज पार्टी की बात की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1924 के ईयर। इसलिए महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की और वो था कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में ही सचिन नाथ सान्याल जी ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका नाम भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया था। 1925 का जो वर्ष है वो काकोरी कांड के लिए प्रसिद्ध है। राम प्रसाद बिस्मिल जी के दिमाग की ये उपस्थिति 9 अगस्त को ये काकोरी कांड हुआ था, जिसमें सहारनपुर से लखनऊ की ओर जो सरकारी खजाना जा रहा था उसको इन युवाओं ने लूटा था। बाद में 1927 में ही राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी से जब उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई थी तो उन्होंने ये कहा भाई कि मैं राज्य के पतन की इच्छा की कामना करता हूँ। अशफाक उल्लाह खां वो पहले भारतीय मुसलमान थे जो भारत की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। 1926 ईस्वी में स्त्रियों ने भी अपने अधिकार के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है 3 फरवरी को। इसमें सारे व्यक्ति अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। कमीशन का कुछ विरोध नहीं करने वाले दल भी थे पंजाब में, जिसमें जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी थे। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह जी ने के नेतृत्व में पंजाब की क्रांतिकारियों ने पुलिस कप्तान था जो सैंडर्स उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1929 ईस्वी को 8 अप्रैल को पब्लिक सेफ्टी बिल पास हुआ था, तो उसके विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था, जिसमें उनका उद्देश्य ये था कि भाई हमें बहरों के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाना है, किसी की हत्या करना हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी के साथ हम 1929 में देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की अवधारणा आई थी। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। 31 दिसंबर को नवगृह तिरंगे झंडे को फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तब से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा भारत में प्रारंभ हुई। यद्यपि बाद में हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं।
1930 में दांडी मार्च हुआ था, 12 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था। 24 दिनों की ये यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, जहां गांधी जी ने नमक को हाथ में उठाकर नमक कानून को तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में होता है, लंदन में। गोलमेज सम्मेलनों में हमने जो प्रमुख बात देखी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 1931 ईस्वी में अगर आप देखते हैं कि 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसको हम दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इसके बाद वो दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं, लेकिन सांप्रदायिक तत्वों के कारण उसमें कोई विशेष कंक्लूजन नहीं निकाल पाता है। 1931 में ही कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ पटेल करते हैं। इसी में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार और आर्थिक पक्षों पर संकल्प प्रस्तुत किया था। एन.एम. राय ने उसमें उनकी सहायता की थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को फांसी दे दी गई। 1932 में 3 जनवरी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद शुरू कर दिया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में 1932 में हुआ। अब जब 1932 ईस्वी में ही सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड लागू किया गया था, जिसमें ये व्यवस्था की गई थी कि दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जा रही थी। तो जब ये बात गांधी जी तक गई तो उन्होंने अंबेडकर जी से बात की। फलस्वरूप पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ। उसमें यह निर्णय लिया गया कि साधारण सीटों में ही दलितों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। इसी को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1932 के यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है पेशावर कांड, जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत है। उसमें जो पठान सत्याग्रही थे, जिसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। उसमें जो गढ़वाल राइफल्स के नायक थे वीरचंद सिंह गढ़वाली जी, उन्होंने पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसी को हम पेशावर कांड के नाम से जानते हैं। वानर सेना और मंजरी सेना भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। वानर सेना लड़कों की सेना होती थी और जो मंजरी सेना वो लड़कियों की सेना होती थी। अंततः गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। तो मुख्य रूप से हमने आज देखा स्वराज पार्टी हो गया, काकोरी कांड हो गया, इसके अतिरिक्त आपने देखा अखिल भारतीय संघ हो गया, साइमन कमीशन हो गया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल के योगदान को आपने देखा, गांधी इरविन पैक्ट को आपने देखा, गोलमेज सम्मेलनों को देखा, सांप्रदायिक पंचायत को देखा, पूना पैक्ट को देखा और मुख्य रूप से